चलिए बढ़ते आगे। उदयपुर में हंगामे की खबर है। आदिवासी युवक से मारपीट पर लोग भड़के, मछली ठेकेदारों के टेंट में इस दौरान आग लगा दी, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों पर भागे। उदय सागर पनवाड़ी रोड को फिलहाल बंद किया गया है। मारपीट का एक वीडियो वायरल होने से ये लोग आक्रोशित हुए, लेकिन ये वीडियो 9 महीने पुराना बताया जा रहा है। उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे जो है वो उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। और आप देखिए, मैं इस समय उदय सागर झील के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि एक वीडियो वायरल होने के बाद में आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। और उसके बाद आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ जमा हो गए थे। आदिवासियों के जमा होने के बाद में उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव के साथ ही एक मछली का जो नाका बना हुआ था, मछली ठेकेदार का नाका, उसे आग के हवाले कर दिया। और देखिए, सूचना मिलते ही सभी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और देखिए आईजी हिंगलाज दान भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा मौके पर इस समय उदयपुर एसपी और उदयपुर कलेक्टर भी डटे हुए हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर आदिवासी समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा थे और उसके बाद में जब पथराव किया गया तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो लोग थे उन्हें खदेड़ा है। आप देखिए, ये वो जगह है जिसे आग के हवाले किया गया। जो आक्रोशित भीड़ थी उन्होंने ये इस जगह को आग के हवाले किया है और इस समय आग बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आग को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। और जो पुलिस के जो और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो पूरी स्थिति को मौके पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये मछली ठेकेदार का नाका है जहाँ पर बोट्स रखी हुई थी, कई सारी जो नावें हैं आप देखिए उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर जो तंबू लगे हुए थे वो पूरी तरह से जला दिए गए और करीब 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया गया था। बताया जा रहा है कि 700 से 800 आदिवासी समाज के जो लोग थे वो युवा यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने काफ़ी कोशिश उन्हें रोकने की लेकिन जो मामला है वो लगातार बढ़ता गया और उसके बाद में आप देखिए स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर होती गई। जो पथराव किया गया उस पथराव में भी उदयपुर के एक स्थानीय चैनल के पत्रकार के सिर पर गंभीर चोटें आई। उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया जहां पर उसके सिर पर टाके आए हैं। उसके अलावा पुलिस पर भी पथराव किया गया और जवाबी कार्रवाई करते हुए जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार पुलिस ने हवाई फायर भी किया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी उसे खदेड़ने की कोशिश की थी। इस समय आप देखिए कि दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद है क्योंकि जहाँ आग लगी थी वहाँ पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी की जा रही है। तो अभी स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। जो उपद्रवी थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया और सूचना के अनुसार पुलिस ने करीब 20 से ज़्यादा उपद्रवियों को डिटेन किया है और भी पुलिस की जो टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है और जो दूसरे उपद्रवियों उनकी तलाश कर रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। सीकर में पानी के लिए जमकर संग्राम हुआ। कलेक्टर आवास पर प्रदर्शन किया गया, मटका फोड़कर प्रदर्शन हुआ। पेयजल किल्लत से परेशान लोग वहां जुटे और मटका फोड़ा। शेखपुरा मोहल्ले के लोग कलेक्टर आवास पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शेखपुरा मोहल्ले के वार्ड नंबर 34 और 35 के लोगों ने कलेक्टर आवास पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। पिछले 1 साल से पानी की समस्या से परेशान मोहल्ले वासियों ने आज जिला कलेक्टर के आवास पर जमकर प्रदर्शन किया और मटके फोड़कर विरोध जताया। सूचना पर पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला। वार्ड वासियों का आरोप है पिछले 1 साल से इलाके में पानी की समस्या है और पिछले 15 दिनों से पीने के लिए पानी की समस्या को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे पानी की समस्या हो रही है। अरे मैं सुबह हुआ मैं शाम का हो पानी देखो मैं सेकंड चलता मैं जीवन खान कर सेकंड जाया है देखो भट्टी पानी आ रहा भट्टी ने जाके आए शाम के 10-15 दिनों का मान लगातार जब पानी के लिए जावा के लिए समाधान मारो कुछ को नो देखो चेमना के पानी तक दुख पता रोजी ना जावा जीवन का जाया ना तो टेंट में गया पार सतकन जाया हुआ। आज 8 तार में कलेक्टर का बंगला का सामने मटका पड़ा और माने 2-4 जन आदमी धमकाया। समाधान माना पानी चाहिए माना और क्यों को नहीं चाहिए हमारा पानी आ जाए रमजान में हम एक रात पानी भरे
पानी के ऊपर भी हमारे पानी पर बहुत जरूरी समझा बेटा। कोटा में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। एसीबी के ट्रैप में सांगोद का घूसखोर पटवारी और दलाल भी हत्थे चढ़ाए फंसे हैं दोनों। 40,000 की घूस लेते दोनों गिरफ्तार किए गए। भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने की एवज में ये रिश्वत ली जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से। एसीबी के ट्रैप में सांगोद का घूसखोर पटवारी फंसा और दलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, किस तरह इस ट्रैप को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया? हालांकि उनका नाम गुप्त रखा गया है, लेकिन वो कई दिनों से परेशान था इस पटवारी से और वो दलाल के माध्यम से ये पटवारी 80,000 रुपए की जो है रिश्वत की मांग कर रहा था, क्योंकि इनकी भूमि की पैमाइश करनी थी और उनको भूमि की पैमाइश करवाकर कब्जा दिलाने की एवज में ये जो तनवीर मीणा पटवारी है जो रिश्वत 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। ये हल्का लटूरी तहसील सांगोद में लगा हुआ है और पास के जो हनुमंत खेड़ा गाँव है बप्पावर कला, वहां का रहने वाला है, तो आसपास का ही रहने वाला है। और ये लगातार जब परिवादी इनसे परेशान हो गया था एसीबी की शरण में झालावाड़ की टीम के पास पहुंचा और वहां उन्होंने शिकायत दी। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने आज ट्रेप की कार्रवाई कर इन जो पटवारी है उनको पटवार आवास से ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पटवारी ने जब एसीबी की टीम को देखा और भनक लगी तो वो 40,000 रुपए की रिश्वत अपने दलाल को दे दी और दलाल ने बाहर जो पीछे की गली में पटवार भवन के पीछे फेंक दी। लेकिन क्योंकि अलर्ट थी पूरी तरह से एसीबी की टीम, वो जो 40,000 रुपए की रिश्वत है राशि बरामद कर ली और दोनों व्यक्तियों को, एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम कन्हैयालाल बताया जा रहा है, उनको भी इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और दोनों के आवास पर सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। कोटा के रामगंज मंडी बाजार में दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने कृषि उपज मंडी के एक मुनीम को लूटने की कोशिश की। मुनीम के बैग में 8 लाख रुपए थे। बाइक सवार बदमाशों ने उनसे बैग छीनने की कोशिश की। इस दौरान मुनीम गिर गए। दोनों बदमाश भी बाइक समेत गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, हालांकि दूसरा फरार हो गया। लूट की कोशिश की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रीशफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर आज 31वें दिन भी अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। अभ्यर्थियों की ओर से शुरू किए गए आमरण अनशन का चौथा दिन है। आज अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर भीख मांगकर आयोग से न्याय की गुहार लगाई। इनका कहना है पिछले 5 सालों में आयोग भर्ती को पूरा नहीं कर पाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अब दयनीय हो चली है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर हम 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दिन से हमारा अनशन चल रहा है। और पहले दिन हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और फिर एक दिन हमने झाड़ू का प्रदर्शन किया था। आज हमारा ये भीख मांगकर हम आरपीएससी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हमारी दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आरपीएससी जल्दी से जल्दी। बाड़मेर में एक नाबालिग के साथ सरकारी अस्पताल में चाकू की नोक पर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ मामले में बाड़मेर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 14 साल की नाबालिग अपने भाई के साथ गुढ़ामलानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द होने पर चेकअप के लिए आई। कुछ काम की वजह से पीड़ित का भाई बाजार गया, जिसके बाद एक आरोपी नाबालिग को चाकू दिखाकर डिलीवरी रूम में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात 16 मई की है। पीड़ित ने 3 दिन बाद 19 मई को गुढ़ामलानी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। ये गुढ़ामलानी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें ये घटना की जो दिनांक है वो 16/5 है। 2 दिन बाद में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। इसमें हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और सरकारी अस्पताल का घटना क्रम बताया गया है, तो उस संबंध में हमारा अनुसंधान जारी है
और इस पूरे प्रकरण में पुलिस निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करेगी। दौसा जिले के अलग अलग थानों में रेप और गैंगरेप के 4 केस दर्ज हुए। पुलिस ने सभी केस दर्ज कर जांच शुरू की। महिला थाने में एक नाबालिग लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया कि वो संगम विहार कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती थी। उसकी एक महिला दोस्त के जरिए एक युवक से दोस्ती हुई, जिसके बाद दोस्त उस युवक को लेकर कमरे पर आई और युवक ने रेप किया। इधर सिकंदरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए। एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली, तभी 3 लोग नाबालिग का मुंह भींचकर सुनसान जगह ले गए और गैंगरेप का शिकार बनाया। इसके अलावा एक महिला ने भी सिकंदरा थाने में रेप का केस दर्ज कराया है। चौथा केस महुआ थाने में दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घपले का खुलासा हुआ है। जैसलमेर में योजना के तहत मिलीभगत से एक ही खाते में कई बार योजना की सहयोग राशि जमा कराई गई। लाभार्थी की जगह ई मित्र संचालक या फिर किसी और का खाता नंबर लिख दिया गया और उसमें सहयोग राशि जमा होने पर बंदरबाट कर ली गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 3 वित्त अधिकारियों की जांच में सामने आया कि करीब 288 फर्जी शादियों के तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष पर नियमों को ताक पर रखकर अपने भाई को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष ने मौजूदा नगरपालिका भवन को गिराकर अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में कार्यालय शिफ्ट करा दिया। इस पर बीजेपी हमलावर है। नगरपालिका भवन पर संग्राम। अभी 50 साल तक उस नगरपालिका को कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया। सागवाड़ा नगरपालिका कार्यालय की ये वो पुरानी इमारत है जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडानिया ने इस भवन को गिराकर यहां कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। सुविधा की दृष्टि से वो नगरपालिका में वो स्थान उचित है और अभी भी वो शिफ्ट कर दी, गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और वह सुरभि मॉल में उनके बड़े भाई दिनेश खोडनिया जी के और उनके भाइयों का जो सुरभि मॉल है उसके अंदर ये नगरपालिका 3री मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष बीजेपी के आरोपों को निराधार बताते हुए कम किराए पर नगरपालिका की इमारत सुरभि कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का दावा कर रहे हैं। कम दर में जिस पार्टी का भवन आया तो उसमें हमने सुरभि कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है उसके अंदर हमने वो भवन हमने किराए से लिया है और एकदम मिनिमम दर से किराए पे लिया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक परिवार विशेष पे जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नगरपालिका भवन विवाद में एक और पेंच ये भी है कि जिस सुरभि भवन कॉम्प्लेक्स में अब नगरपालिका कार्यालय को शिफ्ट किया गया है वो कॉम्प्लेक्स पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के भाई दिनेश खोडनिया का है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस पर जांच करवाई जा रही है। अभी हमने ईओ नगरपालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है। बहरहाल जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम तेज गति से चल रहा है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि नगरपालिका अध्यक्ष के इस फैसले से भला जिसका भी हुआ हो, लेकिन सागवाड़ा की जनता को तो इससे नुकसान ही पहुंचा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उन्हें जनसंघ से बीजेपी तक के पार्टी के इस विस्तार पर गर्व है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया।
और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। चलिए, इधर मोदी के संबोधन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। नड्डा ने कहा, गहलोत सरकार के कुशासन के कारण राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चले। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश में कुशासन और जंगल राज है, विकास ठप हो गया है, राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। अब यह बीजेपी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंचे। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सर, राजस्थान की धरती पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? कि पूरी देश की प्रगति के अंदर, देश की मजबूती के अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और ये जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पदाधिकारी हमारे राजस्थान और जयपुर में आए हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर एक सेवा भाव का माहौल रहे। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसी के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके लिए संगठन में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और संगठन में आपस में बैठ के चर्चा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बड़ी चुनौती है अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अफसोस की बात यह है कि राजस्थान के अंदर कुशासन हो रहा है, जंगल राज है, सरकार के नाम पे जीरो है, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है, उससे राजस्थान पिछड़ गया है। ये एक चिंता की विषय है और ये दुख की बात है। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस के लिए चिंतन लेपर्ड सफारी था, जिसके परिणाम स्वरूप इस्तीफे के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस समझ नहीं पाए, जिसके कारण दो प्रदेशों में सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए।
न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई, इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ़ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। जोधपुर हाईकोर्ट में अमन चोपड़ा मामले में सुनवाई हुई। एक बार फिर जांच में सहयोग के लिए अमन चोपड़ा को डूंगरपुर आने को कहा गया। 27 मई को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक उनसे जांच में सहयोग के लिए कहा गया है। 8 जुलाई को मामले में फिर सुनवाई होगी। तब तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। 27 मई पे अमन चोपड़ा को फिर से बिचीवाड़ा थाने में प्रस्तुत होना पड़ेगा। 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया है। पिछला जो पूर्वादेश था कि बिचीवाड़ा थाने की एफआईआर के अंदर अरेस्ट पे स्टे और यदि कोई और एफआईआर लॉन्च होती तो उस पर भी स्टे वो बदस्तूर जारी रखा गया है 8 जुलाई तक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया। उन्होंने ये कहा कि अमन चोपड़ा से जब पूछताछ की गई तो उनसे कई सवालात प्रोग्राम के बनाए जाने के बारे में पूछे गए। उन्होंने ये बताया कि एक्सटेम्पोर प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये पैनल डिस्कशन होता है, लाइव प्रोग्राम होता है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इसके अंदर जो कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं होता, जिसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता है और इसके अंदर जो भी कार्रवाई होती है ये जो मेरा काम मॉडरेटर का होता है और मैं उस समय पे उसको एक्सटेम्पोर ही उसको चलाता हूँ। तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये व्यू है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम इतने बड़े चैनल के ऊपर जो है एक व्यक्ति जो है अपनी खुद की सूझबूझ से नहीं चला सकता, ऐसा उनका मानना है। तो इसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि हम और पूछना चाहते हैं कि इसमें और कौन कौन प्रोग्राम के प्रोडक्शन के अंदर या आइडिया के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद वन्यजीव विभाग अभ्यारण्य में बाघिन लाने की तैयारियां तेज कर चुका है। टाइगर T115 के आने के बाद जल्द ही बाघिन आएगी। यह अभ्यारण्य बूंदी जिले में अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच निकल रही मेज नदी और सघन वन के 307 वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को 1982 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। 1985 से बाघों की संख्या घटी। 1999 में बाघ विलुप्त हो गए। अब राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब ये बन चुका है तो इसके हिसाब से जंगल की यहाँ की आबोहवा भी चेंज होगी, वन्यजीवों की संख्या में इजाफा होगा और वन्यजीवों की संख्या और प्रकृति को देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आएंगे। तो टूरिस्टों के लिए वैसे बूंदी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, फिर भी टाइगर के लिए भी एक नया क्षेत्र मिल गया है देखने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।